नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संकुलम फाउंडेशन में। मेरा नाम है अंकित राज महात्मा। हम कक्षा 9 का सब्जेक्ट है कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 38 से हम शुरू करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। पहले के जो वीडियो हैं, 4-5 वीडियो हमने बना लिए हैं। उन वीडियोस को आपने देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, प्रश्न उत्तर याद कर लिए होंगे। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। भारत में, देखिए प्रश्न, भारत में डिजिटल रूप से देश को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? पता है आप लोगों को? डिजिटल, हमारा देश जो है वो डिजिटल रूप से सशक्त हो रहा है ना। अभी जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार जो है वो डिजिटल बनाने पर हर चीज का ध्यान दे रही है। सारी चीजें डिजिटलाइज कंप्यूटराइज हो रही है। उसके लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया। कौन सी योजना है? डिजिटल इंडिया नाम की योजना चल रही है। ये योजना कब चालू की गई थी? 1 जुलाई 2015। याद रखना, स्कूल खुलता है इस दिन, 1 जुलाई के दिन विद्यालय खुलते हैं। और कब कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, ये हमारा डिजिटल इंडिया है। अगला प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा हुआ है, ई कॉमर्स को समझाइए। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान, जिसको हम बोलते हैं व्यापार। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन व्यापार है, जहां पे ग्राहक और विक्रेता, ग्राहक मतलब खरीदने वाला, विक्रेता यानी कि बेचने वाला, तो बेचवाल और खरीदवार दोनों क्या करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। इसमें क्या क्या आता है? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी, ये सब आती है। ई कॉमर्स इसको बोलते हैं। तो ई कॉमर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स कर सकते हैं? हम वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी वेबसाइट है। इसी तरीके से ईबे है ना। ये इंडिया मार्ट है। ये सारी वेबसाइट है। इन्हीं वेबसाइट की जगह अगर आप मोबाइल ऐप से कर रहे हो, अमेजन का ऐप आपके मोबाइल में होता है, फ्लिपकार्ट का ऐप होता है, जियो शॉपिंग ऐप होता है, तो इन ऐप के थ्रू भी आप खरीद सकते हो। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इनका उपयोग करके भी हम ऑनलाइन कस्टमर बना सकते हैं, अपना माल कस्टमर को बेच सकते हैं, या आप कस्टमर हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी बहुत सारे हैं जिनकी मदद से आप सामान खरीद या बेच सकते हैं। सामान और सेवाएं दोनों, यहाँ लिखा हुआ उत्पाद और सेवाएं दोनों खरीद और बेच सकते हैं। जैसे कि मान लो उत्पाद में क्या आ गया, कुछ खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है ना। जैसे कि मान लो मुझे पेन खरीदना है, पेन का पैकेट, पेन और पेंसिल का पैकेट खरीदना है, तो ऑनलाइन में खरीद सकता हूँ। तो ये तो हो गया उत्पाद। सेवाएं, सेवाएं जैसे कि मुझे किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, अब डॉक्टर को खरीद तो नहीं रहे, क्या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रहे, डॉक्टर की सेवाएं खरीद रहे है ना। तो उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न है, पिछले साल पूछा हुआ था, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा लिंक से हटके है, पर है प्रश्न, पिछले साल पूछा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, नई फाइल बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? वैसे तो पूछा गया था कि शॉर्टकट क्या है ना, पर मैंने तीनों ही ऑप्शन बता दी कि नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं। तो नई फाइल 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? नहीं, 2 तरीके से, सॉरी। कैसे बना सकते हैं? शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल के साथ में एन दबाओ, एन का मतलब होता है न्यू, तो न्यू फाइल बन जाएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है? ये लिखा हुआ या दूसरा तरीका क्या है? फाइल मेनू पे क्लिक करें और उसके बाद में नई फाइल के लिए न्यू या नया विकल्प चुने। कैसे? मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एमएस वर्ड हमने ओपन किया, मान लो एमएस वर्ड में कोई पहले से कोई फाइल ओपन है, ये फाइल कोई भी एक फाइल है, ये ओपन है, ठीक है। चलिए, लेकिन अरे कहाँ गया, ये एमएस वर्ड है, इसमें मान लो कोई भी फाइल ओपन है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर चलिए, मुझे तो नई फाइल बनाना है, तो नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें और यहाँ पर ये ऑप्शन होता है न्यू। ये न्यू पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से नई फाइल बन जाएगी, ये बन गई, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। ये कंट्रोल एन जैसे ही किया कि नई फाइल बन गई थी। 2 तरीके हैं, फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं तो नई फाइल बन जाएगी, और शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन, उससे भी आप नई फाइल बना सकते हो। इसी तरीके से देखो, फाइल को ओपन करना है
तो फाइल मेनू में जाके ओपन कर सकते हो, या फिर देखो ये माउस को मैं रोकूंगा ना तो इसका शॉर्टकट आएगा यहाँ पे, ये देखिए ये आया कंट्रोल प्लस ओ, इससे ओपन कर सकते हो। तो नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन, फाइल को ओपन कर, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, ये देखो ओ के नीचे अंडरलाइन है। किसी भी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में ये लिखा हुआ अंडरलाइन एस, सेव करने के लिए कंट्रोल एस। प्रिंट करना है, ये देखो पी के नीचे अंडरलाइन है, प्रिंट करना है तो क्या, कंट्रोल पी। कंट्रोल एन ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन नई फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, एस सेव करने के लिए, और कंट्रोल के साथ पी प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्टकट था, पूछा गया था पिछली बार प्रश्न, इसलिए आपको बताया। वीडियो चल रहा है जी, चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? अरे बैंकिंग, बैंकिंग मतलब देखो, रीड का क्या मतलब होता है, पढ़ना। रीडिंग मतलब पढ़ने की प्रक्रिया। टीच का क्या मतलब होता है, टीचिंग। टीच का क्या मतलब होता है, पढ़ाना। टीचिंग मतलब पढ़ाने की प्रक्रिया, है ना, वही है। रन का अर्थ होता है दौड़ना, रनिंग दौड़ने की प्रक्रिया, है ना। उसी तरीके से बैंक वो जगह जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, जहां पर हम पैसा जमा करा सकते हैं, और उस पैसे को लेन देन करने की प्रक्रिया जो है उसे कहा जाता है बैंकिंग। और वो बैंकिंग अगर इंटरनेट के माध्यम से हो जाए, आपको बैंक में जाना नहीं पड़े, घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अगर पैसे का लेन देन हो जाए, उसे कहा जाता है इंटरनेट बैंकिंग। देखो परिभाषा देखो, इंटरनेट बैंकिंग एक ऑनलाइन सेवा है जो उपयोगकर्ता को यानी कि यूजर को अपने बैंक खातों को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करने और विभिन्न बैंकिंग कार्यों को करने की अनुमति देता है। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, खाते का बैलेंस देख सकते हैं, खाते में लेन देन कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, किसी को फंड ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, है ना, एफडी बना सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन की ईएमआई भर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम, बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम अगर ऑनलाइन हो तो उसे कहा जाता है इंटरनेट बैंकिंग। पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, ई वाणिज्य को समझाइए। वाणिज्य मतलब व्यापार, ई वाणिज्य, ई मतलब इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ऐसा व्यापार जो ऑनलाइन हो उसे ई वाणिज्य कहा जाता है। ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया है ई वाणिज्य, जहां पे ग्राहक और विक्रेता इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करना, ऑनलाइन डिलीवरी करना, ये सारे शामिल है। अब ई वाणिज्य के प्रकार ये पूछा हुआ है पिछले साल। ई वाणिज्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बी टू बी, बी मतलब बिजनेस, है ना, बिजनेस से बिजनेस मतलब व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस से बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को, जैसे कि एक थोक विक्रेता है और वो रिटेल वाले विक्रेता को सामान दे रहा है। आपके गांव में जो किराने की दुकान है वो क्या डायरेक्ट फैक्ट्री से थोड़ी ला रहा है, वो किसी बड़े दुकानदार से ला रहा है, जो कंपनी से डायरेक्ट माल लेता है, जो थोक का काम करता है, उससे आपके गांव का दुकान वाला सामान लेके आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बी टू बी, व्यवसाय से व्यवसाय। या फिर ऐसा समझो, कैसा कि आप जो है एक आपका एक बिजनेस है जिसमें आप फर्नीचर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब फर्नीचर बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए या स्टील चाहिए, या उसमें लगाने की कीलें वगैरह चाहिए, उसको पेंट करने के लिए कलर चाहिए। तो वो जो कलर है वो आप कहां से खरीदोगे, किसी दूसरी दुकान से खरीदोगे। तो एक दुकान वाला दूसरी दुकान वाले को सामान दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय वाणिज्य, या व्यवसाय से व्यवसाय व्यापार। ठीक है। दूसरा क्या है, बी टू सी, बिजनेस से कस्टमर। अब कस्टमर कौन है, हम यूजर। तो हम दुकान पे जाएंगे और दुकान वाले से सामान खरीद के लाएंगे, वो क्या हो गया, बी टू सी। अगला सी टू सी, कस्टमर से कस्टमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। अरे हम एक दूसरे को सामान बेच सकते हैं क्या, नहीं, अरे बेच सकते हैं। कैसे, देखो मेरे पास एक सोफा है, पुराना हो गया, अब मैं नया सोफा खरीदना चाहता हूँ। नया सोफा मुझे मिलेगा दुकान से, ये मुझे पता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, व्यवसाय से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर, मैं दुकान पे जाऊंगा और सामान खरीद के लाऊंगा। लेकिन भाई मेरे पुराने सोफे का क्या करूं, तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे गया, वहां पे अपने सोफे को डाला कि भाई मेरा सोफा पुराना है, मैंने 20,000 में खरीदा था, मैं आज इसको 10,000 में बेचना चाहता हूँ।
अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सोफा तो खरीदना है लेकिन उसका बजट 10,000 का ही है, तो वो मेरा सोफा खरीद सकता है। तो उस ऑनलाइन वाणिज्य, ई वाणिज्य या ई कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार के जरिए मैंने मेरे ही जैसे एक अन्य उपभोक्ता को सामान बेच दिया, कोई दुकानदार इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक उपभोक्ता से, एक यूजर से दूसरे यूजर को, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर को डेटा, डेटा नहीं, सामान जो है वो चला गया, पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी दुकानदार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, उपभोक्ता से उपभोक्ता को सामान बेचा। इसे कहते हैं सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला होता है सी टू बी, उपभोक्ता से व्यवसाय। उपभोक्ता दुकान वाले को सामान दे। हम दुकान वाले को सामान दे सकते हैं? नहीं ना, दुकान वाले से तो सामान हम खरीदते हैं। क्या हम दुकान वाले को सामान बेच सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल बेच सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें दुकानदार ग्राहकों से सामान खरीदता है। कैसे, मैं बताता हूँ। रद्दी, आपके पास अखबार आया, अखबार की रद्दी इकट्ठी होगी, अब उस रद्दी को क्या करोगे? आप किसी दुकान वाले को, किसी रद्दी वाले को, भंगार वाले को बेचोगे। लोहे का भंगार इकट्ठा हो गया घर में, स्क्रैप। तो उस स्क्रैप को क्या करोगे आप? वेस्ट मटेरियल जो हमारे घर में इकट्ठे हो जाता है, हम उसे सेल आउट कर देते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो कस्टमर से, कंज्यूमर से, उपभोक्ता से व्यवसाय जो है वो लेन देन करता है। हम उपभोक्ता बिजनेस वाले को, दुकानदार को सामान बेच सकते हैं, उसे कहते हैं सी टू बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अच्छा, इसमें एक और गवर्नमेंट का भी आता है, आपने देखा हो, गवर्नमेंट टू बिजनेस, दो और आते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो बिजनेस होती है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट सामान या सुविधाएं खरीदती है। जैसे कि आपने देखा होगा, ठेकेदार रोड बनाते हैं, तो वो रोड अपनी इच्छा से नहीं बनाते हैं, वो सरकार को पैसा देते हैं और रोड बनाते, मतलब सरकार उनको पैसा देती है रोड बनाने के लिए, है ना। तो वो सरकार की सेवाएं खरीदते, सरकार को अपनी सेवाएं बेचते हैं रोड बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक और आएगा जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट से बिजनेस को होता है ना। और एक और होता है जी टू सी, गवर्नमेंट से कंज्यूमर, सरकार से डायरेक्ट हमारे यहाँ पे हमें राशन राशन मिलता है। तो वो राशन कैसे मिलता है? सरकार सीधे हमारे, हमको यानी कि उपभोक्ता को राशन देती है। तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर वो भी इसका एक भाग है। 6 प्रकार के होते हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, सी, सी टू बी, जी टू बी गवर्नमेंट से बिजनेस, और जी टू सी दो और यहाँ पर आएंगे, गवर्नमेंट से कस्टमर। ठीक है, चलिए, ई लर्निंग, अगला प्रश्न। ये कभी पूछा नहीं है पर पूछा जा सकता है। ई लर्निंग, ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक, लर्निंग, लर्न यानी सीखना, लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया। इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों के नाम लिखिए। अरे ऑनलाइन पढ़ते हो, पढ़ी तो रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो यूट्यूब पे। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या क्या यूज होते हैं वो सब ये लिखे हुए हैं। ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे एंड्रॉइड के ऐप आते हैं जिनमें आप ऑनलाइन कोर्स खरीद भी सकते हो, जैसे कि कोर्सेरा, एडेक्स, उडासिटी, ये सारे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होते हैं, जहां पे वीडियो कॉल करके डायरेक्ट टीचर आपको, अभी तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लोग लाइव भी पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ये अभी अपन पढ़ रहे हैं। अपन जो कर रहे हैं वो ये वाला है, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया, एक वीडियो बनाया, और ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर दिया। तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप यूज कर रहे हो, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा इंटरेक्शन नहीं है। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, इस समय आप नहीं देख रहे हो, आप किसी और समय देख रहे होंगे, है ना। तो ये है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है, जो अपने स्कूल में एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, मोबाइल एप्स का उसमें उपयोग किया जाता है ना। कौन कौन से साधन, तो इन इन साधनों का उपयोग किया जाता है। पॉडकास्ट का उपयोग किया जाता है, ई बुक्स का उपयोग किया जाता है। ई बुक्स आप मोबाइल में पढ़ाई करते हो, मैंने नोट्स भेजे हैं आपको, पीडीएफ भेज रखी है सभी को, है ना। खासकर मेरे विद्यालय में तो सभी बच्चों को भेज रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वो जो बुक है उसको क्या बोलते हैं? ई बुक बोलते हैं। ऑनलाइन फोरम होती है, ऑनलाइन चर्चा बोर्ड होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो अपन कमेंट्स में भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार सेमिनार जैसे ही वेबिनार होता है ना। एक गाइड है, वो आएगा, स्टेज पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा, आपको पूरा उसका जो भी उसका कोर्स है वो उसके बारे में बताएगा। ये उसको वेबिनार कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इनके माध्यम से भी पढ़ाई हो सकती है। ये सारे ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधन है। अगला, इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस साल 26 जनवरी पे हमारे विद्यालय में जो
26 जनवरी के जो कार्यक्रम हुए थे उसमें एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा ड्रामा बच्चों ने किया था, 9th क्लास के बच्चों ने ही किया था कि साइबर फ्रॉड जो होता है वो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, कि साइबर फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकता है और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, आप जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 9th क्लास के बच्चों ने वो ड्रामा किया था। तो वो जो है साइबर फ्रॉड है, तो वो साइबर फ्रॉड में एक चीज हमने बताई थी कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू जब हम बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जब बैंकिंग करते हैं, तो बैंक उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है पिछले साल। ठीक है, शायद अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा था 1-2 नंबर में, तो 2-3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानियां, पासवर्ड बहुत मजबूत रखना चाहिए, जैसे 1234 ABCD 007, या आपके मोबाइल के आखिरी के 4 अंक, या आपकी गाड़ी का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझ ना सके। कनेक्शन सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, 2 कारक प्रमाणीकरण, ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आजकल तो इसमें व्हाट्सएप में आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑन कर दो, उससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित हो जाता है ना, आपके मैसेज सुरक्षित हो जाते हैं, कोई उसको हैक नहीं कर सकता है, और हैक कर भी लिया तो वो समझ नहीं पाएगा उसको। अपडेटेड सॉफ्टवेयर, जब भी आप सॉफ्टवेयर है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, है ना। आपके जो भी एंड्रॉइड है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, ब्राउजर जो यूज कर रहे हो, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है, सबसे बड़ी सावधानी है ना। संदिग्ध ईमेल आती है, कोई संदिग्ध लिंक आती है तो उन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अपनी बैंकिंग की कोई भी जानकारी उनको नहीं देना है, कोई ओटीपी मांगे तो नहीं देना है। किसी भी प्रकार की जानकारी, आधार कार्ड नंबर, जन आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ओटीपी बिना सोचे समझे हर किसी भी वेबसाइट पर नहीं डालना है, जिससे कि आप उन खतरों से बच सकें। नियमित जांच करते रहना है, अपने खातों की नियमित जांच करते रहें, बैलेंस चेक करते रहें, और किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि अगर होती है तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट 1930 पर जरूर करवावें। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेता हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक का उपयोग कर रहे हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की जो उनकी जो खुद की ऐप है या उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी का उपयोग करें। उसके अलावा अन्य फर्जी वेबसाइटें भी बहुत सारी हैं तो उनका उपयोग ना करें। अगर कोई फर्जी वेबसाइट बन के या बैंक का अधिकारी बन के या बैंक जैसी ही वेबसाइट बना के आपसे कुछ जानकारी मांगने की कोशिश करे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेट बैंकिंग में सावधानी रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप, अगर ये प्रश्न आया तो इसमें बहुत कुछ लिख देंगे। ये प्रश्न आएगा तो पक्का है कि 3 या 4 नंबर में आएगा, और आपको 4-5 पॉइंट, जितने नंबर में आया उतने पॉइंट लिखना है। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा लिखो, 3 नंबर में आया तो 6 पॉइंट लिखो, कहाँ से कटेंगे नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे। अगला, किसी लेखक द्वारा, हाँ ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। किसी लेखक द्वारा किसी अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है। पहले तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो, ऐसा है कि मैंने कुछ लिखा, मान लो मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है, ये नोट्स मैं संकुलम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बना रहा हूँ। ये नोट्स मैंने बनाए हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, अपने हाथों से लिख के मैंने बनाए हैं। अगर इन नोट्स को आप में से कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति इन नोट्स का उपयोग करके इसमें हल्का सा हेर फेर करके, थोड़ा सा फेर बदल करके, और उसको फिर स्टूडेंट्स के सामने पेश कर दे और वो ये कहे कि ये नोट्स तो मैंने बनाए हैं, तो इस प्रकार की जो नकल करना है ना, किसी एक लेखक की रचना उठा के उसमें हेर फेर करके उसको अपनी बता के मार्केट में दिखाना, इसको क्या कहा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक लेखक के द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है। तो किसी एक लेखक के द्वारा किसी अन्य लेखक की रचना की नकल करने को प्लेगियरिज्म, हिंदी में देख लीजिए आप, ऐसा लिखा हुआ है प्लेगियरिज्म, PLAGI, PLAGIA, प्लेगियर, और रिज्म RISM, प्लेगियरिज्म कहलाता है ना। एक प्रकार की रचना की नकल करके उसमें हेर फेर करके अपनी बनाकर अपनी बताकर प्रस्तुत करना प्लेगियरिज्म कहलाता है।
यह एक प्रकार की बौद्धिक संपदा की चोरी है जहां पर कोई व्यक्ति दूसरे की रचना को अपनी बताकर प्रस्तुत करता है, प्लेगियरिज्म कहलाता है। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, प्लेगियरिज्म। स्पेलिंग जरूर याद रखना, PLAGI। याद, स्पेलिंग कैसे याद करते हैं? बड़ी स्पेलिंग होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पूरी रोटी हम नहीं खाते हैं। रोटी को क्या करते हैं, छोटे छोटे करे कोर, छोटे छोटे निवाले बनाकर खाते हैं। उसी तरीके से बड़ी स्पेलिंग है तो छोटे छोटे टुकड़ों में याद करो, PLAGI, ARI और SM, प्लेगियरिज्म। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, आईसीटी के विस्तार, आईसीटी के विस्तार के चलते हुए पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? पूरे विश्व को एक नया नाम दिया गया है। देखो, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म, आपके स्कूल में आईसीटी लैब है तो आईसीटी लैब का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन मतलब क्या? बातचीत, मैसेज पास करना, जो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसके लिए अच्छा शब्द है संचार, है ना। इंफॉर्मेशन यानी सूचना और संचार टेक्नोलॉजी। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? ग्लोबल विलेज। और ये ग्लोबल विलेज, पूरा विश्व ही एक गांव है। वाह, क्या सोच है! पूरा विश्व ही एक गांव है, ग्लोबल विलेज या विश्व ग्राम नाम दिया गया है। चलिए, ये प्रश्न कहीं मुझे दिखा था, अच्छा तो मैंने डाल दिया था। विपो का पूरा नाम लिखिए, है ना, WIPO, विपो। विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व, वर्ल्ड यानी विश्व, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, हमारी बुद्धि से रिलेटेड, विश्व बौद्धिक, प्रॉपर्टी यानी संपदा, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये लिखा हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला, सोशल मीडिया को समझाइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप सब लोग लिख सकते हो। सोशल मीडिया क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बड़ा, ये वर्ड जरूर लिखना है, सोशल मीडिया क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, जो क्या करता है? उपयोगकर्ताओं को जानकारी, विचार और अपने अनुभव साझा करने की अनुमति देता है। ये प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? फेसबुक, ट्विटर, बहुत होते हैं रे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टम्बलर, पिंटरेस्ट, आप जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको याद है वो लिखो। कुल मिला के सोशल मीडिया क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने विचार आपस में साझा कर सकते हैं। चलिए, सोशल मीडिया के लाभ और हानियां लिखिए। हाँ, ये प्रश्न आया हुआ है पिछले साल और ये इस साल भी आएगा, 100% आएगा। अरे यार, ये प्रश्न तो आएगा इस, क्योंकि ये समस्याएं अभी चल रही है वर्तमान में हमारे समाज में। सोशल मीडिया के लाभ और हानियां। सोशल मीडिया के लाभ क्या क्या है? जानकारी को साझा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं, दूर होते हुए भी संपर्क में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का, अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा काम जो हम करते हैं, मनोरंजन, वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के नुकसान क्या क्या है? सोशल मीडिया के नुकसान ये कि गोपनीयता की समस्या है साहब। हमारी पर्सनल, हमारी प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिक के सामने आ जाती है, गोपनीयता की समस्या रहती है। दूसरा, साइबर बुलिंग, है ना, साइबर बुलिंग हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। फेक न्यूज, गलत न्यूज आ सकती है। मैंने आपको एक बार क्लास में उदाहरण भी बताया था, जब मैं स्कूल में, विद्यालय में पढ़ता था, नहीं कॉलेज में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय एक सोशल मीडिया, फेसबुक चलता था, व्हाट्सएप तो उस समय नहीं आया था। तो फेसबुक पे खबर आई थी कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का निधन हो गया है। जबकि वो न्यूज गलत थी। उसी दिन शाम को फिर हमें कंफर्म किया गया हमारे कॉलेज की तरफ से, और टीवी पर भी सब जगह प्रचार प्रसार किया गया कि भाई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक न्यूज आई है, वो न्यूज पूरी तरीके से गलत है, फेक है। तो इस तरीके से गलत न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पर आ सकती है। सोशल मीडिया के नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान जो हम आजकल कर रहे हैं, समय की बर्बादी। सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान है। प्रश्न आएगा तो लिखना है। चलिए, ये मैंने आपको बोला था आखिरी प्रश्न है हमारा 50 प्रश्नों की सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद। चलिए, छक्का लगाना है। पूर्ण रूप लिखिए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अभी हमने पढ़ा है ना। ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2C, बिजनेस टू सी मतलब कंज्यूमर, व्यवसाय से उपभोक्ता की तरफ। C2B, कंज्यूमर से बिजनेस की तरफ।
C2C, अरे कंज्यूमर से कंज्यूमर, मेरा पुराना सोफा मेरे मित्र को बेच दिया, तो C2C, ठीक है। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, व्यवसाय से सरकार, है ना, जिसे मतलब कौन, व्यवसाय से सरकार। एक बिजनेस है, वो सरकार से डील कर रहा है और सरकार उससे सामान खरीद रही है, ठीक है। गौर बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को डायरेक्ट दे रही है, मतलब क्या, सरकार से उपभोक्ता सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। सरकार से बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे कि इसका उल्टा, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। www पता है हमको, वर्ल्ड वाइड वेब। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में डेटा भेजने के काम में आता है। और टीसीपी, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, इंटरनेट में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के काम में आता है। एमएस, माइक्रोसॉफ्ट। ई कॉमर्स, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बोलते हैं हिंदी में। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, पता है। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन वाइड एरिया नेटवर्क। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो अपन बनाते हैं ब्लूटूथ का, जो से कनेक्टिविटी होती है, या अपन जो हॉटस्पॉट बना देते हैं और दो मोबाइल आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। TP मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट बनाने के काम में आती है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कुछ नियम है, कुछ कानून कायदे हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। HTTP और HTML, इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए पास पास लिखे हैं, और ये कंफ्यूज करने के लिए ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। एक जगह HTTP पूछ लेंगे, एक जगह HTML पूछ लेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML मार्कअप लैंग्वेज। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने आपको पढ़ाया था। ISP कौन होता है, जो आपको मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। मेरे मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा कौन प्रदान कर रहा है, अरे मेरे पास जियो की सिम है, तो मुझे इंटरनेट सुविधा कौन प्रदान कर रहा है, मुकेश जी अंबानी? नहीं नहीं, अंबानी जी नहीं कर रहे हैं, अंबानी जी की कंपनी कर रही है जिसका नाम है जियो। तो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, जियो, है ना। आपके पास अगर वोडाफोन की सिम है, या रिलायंस की सिम है, या BSNL की सिम है, तो जिसकी भी सिम है आपके पास, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का नाम होता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम, और उस नाम को जिस सिस्टम से चलाया जाता है वो कौन सा होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये 50 प्रश्न है हमारे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज थी वो हमने तैयार करी है, और ये 50 प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। फिर से बार बार वीडियो देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपका 70 नंबर का जो पेपर आने वाला है, वो काफी कुछ प्रश्न आपके इन वीडियोस में से बैठ जाएंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट आते हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bci@gmail.com। अंकित राज महात्मा मेरा नाम है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, और हर समय आपकी सेवा में संकुलम फाउंडेशन, और मैं संकुलम फाउंडेशन के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे प्रश्न पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। अच्छे से पढ़ें, खूब नंबर लाएं, माता पिता का, गुरुजनों का, गांव का, विद्यालय का, देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हमारी सीरीज अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।